एनसीईआरटी क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक बी हाइव। आज हम बी हाइव बुक की पोएम देखेंगे। फिर आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, और जो पोएम है ये लिखी गई है फेबी कैरी द्वारा। तो पोएम का नाम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और पोएट का नाम है फेबी कैरी। पोएम नंबर 4 इस सेशन के लिए रिड्यूस कर दी गई है और ये पोएम नंबर 5 है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। ये जो पोएम है ये बैलेड है। बैलेड इसलिए है क्योंकि ये एक काइंड ऑफ पोएम है जिसमें स्टोरी बताई गई है, यानी ऐसी पोएम जिसमें स्टोरी बताई है और वो भी शॉर्ट स्ट्रेंजर्स में। तो देयर आर 16 स्ट्रेंजर्स इन दिस पोएम। इस पोएम में 16 स्ट्रेंजर्स है, 4 लाइन के स्ट्रेंजर्स है और इसमें एक स्टोरी बताई गई है। तो बैलेड्स एक्चुअली पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर होता है, यानी ट्रेडिशनल कोई ओल्ड सी स्टोरी होती है जो कि पोएम के फॉर्म में सुनाई जाती है। और ये ऐसी स्टोरी होती है जो पर्टिकुलर किसी एरिया की फेमस होती है, इसीलिए इसे फोक कल्चर या फोक स्टोरीज बोला जाता है, फोक टेल बोला जाता है, लोक कथाएं। और ये ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है जो कि कुछ मैसेजफुल होती है, थॉटफुल होती है, जो कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करना चाहते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये नॉर्थलैंड एरिया की है, एक ऐसा एरिया जो कि नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया है। क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस तो इस पोएम में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन नॉर्थलैंड का मीनिंग है जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो सबसे नॉर्थ डायरेक्शन का पार्ट है जो कि नॉर्थ पोल के पास होता है और जहां पे आइस और स्नो रहती है। और लेजेंड का मीनिंग होता है हिस्टोरिकल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ही ओल्ड हो, ट्रेडिशनल हो, मैसेजफुल हो और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही फेमस और पॉपुलर स्टोरीज होती हैं। तो हम इस पोएम में क्या स्टोरी हम देखते हैं। Let's start with the stanza 1. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. साथ में हम इसके वर्ड मीनिंग और पोएटिक डिवाइसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइमिंग स्कीम यहाँ पे क्या है, ए बी सी बी, क्योंकि नॉर्थलैंड और विंटर यहाँ पे क्योंकि राइमिंग वर्ड से मैच नहीं हो रहे हैं तो देट इज ए और सी, और फ्यू और थ्रू मैच हो रहे हैं तो ये बी बी हो जाएगा। तो ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम। अब यहाँ पे अवे अवे इस वर्ड को रिपीट किया गया है। तो रिपीटेशन क्या होता है, जब हम किसी वर्ड या सेंटेंस को रिपीट करते हैं और रिपीट करने का भी एक पर्पस होता है, या तो कोई एम्फेसिस देना होता है, किसी थीम को फोर्स करना होता है। अवे अवे यहाँ पे रिपीट किया गया है दूर दिखाने के लिए कि बहुत दूर की बात है, काफी दूर की बात है। और यहाँ पे जो एलिट्रेशन है वो होता है कि कोई भी साउंड जब 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो दैट इज एलिट्रेशन। तो वो भी हम साथ में देखते जाएंगे। इस एरिया में जहां पे नॉर्थ पोल के पास नॉर्थलैंड का एरिया है, द ड्यूरेशन ऑफ डे इज वेरी लेस, यानी दिन का टाइम बहुत ही कम होता है, बिकॉज इस पोजीशन इज सच दैट द सन रेज रीच फॉर ए वेरी लेस टाइम। अब नॉर्थ पोल पे दिन का टाइम बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि जो सन की रेज होती है, सूरज की जो किरणें होती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए इस पोल पे या इसके आसपास के एरिया में पहुंचती है। और जब विंटर का सीजन होता है तब नाइट बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती है, नाइट का टाइम जो बहुत लंबा होता है और दिन का टाइम बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे जो डे दिया हुआ है, ये डे जो है वो पीपल हु लिव इन दिस रीजन, वो लोग जो इस एरिया में रहते हैं, इस रीजन में रहते हैं, उनके लिए है। दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू का मीनिंग है क्योंकि रात का टाइम बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और दिन का टाइम बहुत छोटा होता है। तो ऐसा नहीं कि रातें लंबी है, नाइट का टाइम बहुत लंबा है तो लोग बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं, वो इतना देर तक नहीं सोते हैं। इफ दे गो टू बेड टेक ए फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप, वो जब सोने जाते हैं तो थोड़े आवर्स की स्लीप जितनी उनको जरूरत होती है उतनी लेके दे वेक अप, इट इज स्टिल नाइट टाइम। भले ही रात का टाइम चल रहा है तो भी वो जाग जाते हैं क्योंकि रातें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं और दिन बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो ये नॉर्दर्न एरिया की बात है। यहाँ पे एलिट्रेशन है, दैट दे देम में टीएच साउंड रिपीट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो लेट्स सी सेकंड स्ट्रेंजा, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like deer's cubs in their funny furry clothes. स्लेज का मीनिंग आप जानते हैं, व्हीकल या कार्ट होता है जो कि आइस पे स्नो पे चलाई जाती है गाड़ी जो होती है, इसको स्लेज बोलते हैं क्योंकि ये व्हीललेस गाड़ी होती है और ये बर्फ पे या स्नो पे इजीली चलती है। हार्नेस का मीनिंग होता है कि रोप से जो रेंडियर्स होते हैं, रेंडियर्स एनिमल्स होते हैं जो कि स्नो में पाए जाते हैं या नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं, तो रेंडियर्स को रोप से इस व्हीकल से इस कार्ट से बांध दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्नेस। और स्विफ्ट का मीनिंग होता है कि रन वेरी
fast. तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नॉर्थलैंड रीजन है, जो एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, पूरा स्नोई एरिया होता है, चारों तरफ स्नोई स्नो होती है। तो वहां पे जो एनिमल होते हैं रेनडियर, उसको यूज किया जाता है क्योंकि वो जो एनिमल है वो इजिली पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो लोग उसको रेनडियर को बांध देते हैं स्लेजेस से, वो व्हीकल से, और फिर जो रेनडियर्स होते हैं वो स्लेज को खींच के ले जाते हैं। तो उसमें कोई भी पैसेंजर या कोई भी लगेज वगैरह लेके जाया जा सकता है। वह और पॉइंट साथ में ये भी कहते हैं कि जो चिल्ड्रन है, वहां के बच्चे हैं, वो बियर के बच्चों की तरह नजर आते हैं। बियर्स कब मतलब बियर के लिटिल वंस, बियर के बच्चों की तरह वो चिल्ड्रन नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो फनी लुकिंग क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि फर से बने होते हैं, यानी एनिमल के फर से बने हुए क्लॉथ्स पहनते हैं। तो वो खुद भी बियर के बच्चों की तरह ही नजर आते हैं क्योंकि वो फर से बने होते हैं, पूरा उसको कवर्ड करते हैं। तो यहाँ हम लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। यहाँ पे एलिट्रेशन है, टीएच साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है दे और द में, और लुक लाइक में एल साउंड रिपीट हो रहा है, और फनी फरी में एफ साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों में एलिट्रेशन है। सिमिल, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस सिमिल है। सिमिल का मीनिंग होता है कि जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं और बीच में एज या लाइक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप। तो ये जो लाइक है सिमिल है क्योंकि जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको बियर्स के कप से यानी कि भालू के बच्चों से कंपेयर किया है ह्यूमन के चिल्ड्रन को। तो इस तरीके से यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। लेट्स सी नेक्स्ट। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि जो लोग हैं, यानी दे यहाँ पे किसके लिए आया है? पेरेंट्स या एल्डर्स जो बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। तो दे आया है पेरेंट्स और एल्डर्स के लिए, और देम आया है चिल्ड्रन के लिए या यंगर जनरेशन के लोगों के लिए। तो क्योंकि बड़े छोटों को स्टोरी सुनाते हैं, तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भी बहुत ही क्यूरियस यानी स्ट्रेंज सी, अलग सी, डिफरेंट सी स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रू होगी। यानी जो एल्डर्स है नॉर्थलैंड रीजन के, वो स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं अपने यंगर जनरेशन के लोगों को, लेकिन ये लगता नहीं है कि ट्रू होगी। बट इफ इट टेल्स द स्टोरी टू द रीडर, लेकिन अगर मैं आपको सुनाऊं, यानी पोएट हमें कह रहे हैं कि अगर हम सुनते हैं, मे बी द रीडर कुड लर्न अ लेसन, तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा जा सकता है। यानी भले ये ट्रू नहीं लगती है, yet you may learn a lesson if I tell that tale to you। तो यहाँ पे दो तरीके के टेल है। एक टेल का मीनिंग होता है बताना, और एक टेल का मतलब होता है स्टोरी। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एल्डर्स हैं वो चिल्ड्रन को क्यूरियस सी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रू होगी। लेकिन फिर भी अगर मैं ये रीडर को सुनाऊं तो इससे आप एक लेसन जरूर सीख सकते हैं। यानी एक मैसेज है इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि यंगर जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। तो स्टोरी गिव्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन कहाँ पे है? दे और देम में टीएच साउंड रिपीट हो रहा है, येट और यू में वाई साउंड रिपीट हो रहा है, और लर्न लेसन में एल साउंड रिपीट हो रहा है, टेल और टेल में टी साउंड रिपीट हो रहा है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्टोरी है वो सेंट पीटर के बारे में है। अब सेंट पीटर कौन है? यहाँ पे ये क्रिश्चियंस के सेंट हैं, और डिसिपल और फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्रिस्ट कह सकते हैं कि जो ईसा मसीह के फॉलोअर्स थे, उनके शिष्य थे, और जो क्रिश्चियंस हैं उनके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट हैं। तो सेंट पीटर की स्टोरी है जो कि वर्ल्ड में रहते थे। इस मतलब ये कि अब तो वो पैराडाइज में है, हेवन में, अब तो वो जा चुके हैं, लेकिन ये उस टाइम की स्टोरी है जब वो वर्ल्ड में रहते थे, इस दुनिया में रहते थे, और इसीलिए इसको वर्ल्ड बिलो कहा है। क्योंकि हेवन तो ऊपर होता है, पैराडाइज ऊपर होता है, लेकिन अर्थ कहाँ है, दुनिया कहाँ है, नीचे होती है। तो वो जब वो नीचे थे, दुनिया में थे, तब की स्टोरी है। और वो पूरे दुनिया में घूमते थे, वेंट अराउंड, पूरी दुनिया में घूमते थे। क्यों? गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स। यहाँ प्रीचिंग का मीनिंग होता है उपदेश देना, रिलीजियस बात करना, यानी कि लोगों को धार्मिक बातें सुनाना, अच्छी अच्छी बातें सुनाना। तो वो पूरी दुनिया में घूमते थे, लोगों को उपदेश देते थे, और ये तब की स्टोरी है। जैसे कि सारे सेंट करते हैं, सारे धार्मिक लोग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं और मैसेज देते हैं। लेकिन फिर अचानक उनके साथ ऐसा क्या हुआ? तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। वो एक कॉटेज के डोर पे आए, यानी पूरी दुनिया में घूमते घूमते वो सबको उपदेश देते देते, रिलीजियस बातें बताते हुए वो एक कॉटेज के डोर पे आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे, where a little woman was making cakes and baking them on the earth।
अब यहाँ पे एक छोटी साइज की वुमेन थी, जो छोटी हाइट की वुमेन थी, वो केक्स बना रही थी। वो केक कहाँ बना रही थी? फायर प्लेस में, यानी वो कोई स्टोव हो सकता है, कोई चूल्हा हो सकता है, जहाँ पे वो केक को बेक कर रही थी। और वो सेंट पीटर वहां पे आए। तो सेंट पीटर वॉज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड। जब सेंट पीटर दुनिया में घूम रहे थे, लोगों को रिलीजियस लेक्चर्स दे रहे थे, तो वो एक कॉटेज के डोर पे आए, जहाँ पे एक स्मॉल वुमेन केक्स बना रही थी और वो फायर प्लेस में अपने केक को बेक कर रही थी। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हम देख लेते हैं। वुमेन वॉज में डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो डब्ल्यू साउंड यहाँ पे एलिट्रेशन है। देन द ईयर में टी साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एलिट्रेशन। अब क्या हुआ आगे हम देखते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग। अब यहाँ पे क्योंकि वो फास्टिंग कर रहे थे, यानी बहुत टाइम तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, तो जो सेंट पीटर थे उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, तो एक तरीके से फास्ट हो गया था। ही वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज फीलिंग वीक। यहाँ पे फेंट का मीनिंग हो जाएगा वीक। तो इतनी देर तक भूखा रहने के बाद वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे, हंग्री थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन गुजर गया था और उन्होंने कुछ खाया नहीं था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो वो उस वुमेन के पास गए, उस लेडी के पास गए जो कि केक बेक कर रही थी, और सेंट पीटर ने उस वुमेन को क्या कहा कि जो इतने सारे केक्स थे उसके स्टोर में, यानी उसने बहुत सारे केक्स रखे हुए थे, उसमें से एक केक दे दे। उनको सिर्फ एक चाहिए था, सिंगल वन, यानी कि उन्होंने इतने सारे केक्स में से जो उसने बेक किए थे उसमें से उनको क्या चाहिए था? वन केक उन्होंने मांगा। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन कहाँ पे? फेंट और फास्टिंग में। या एफ साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट इज एलिट्रेशन। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक। अब वुमेन जो थी वो बहुत सेल्फिश थी, उसके पास इतने सारे केक्स थे, लेकिन वो केक देना नहीं चाहती थी, यानी उसने जो कलेक्शन कर रखा था, ये इतने सारे केक्स को बेक कर रखा था, वो नहीं देना चाहती थी। इंस्टेड शी स्टार्टेड मेकिंग ए वेरी स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर। उसने क्या किया? शी मेड ए वेरी लिटिल केक। उसने सोचा कि ये तो सारे बड़े केक है, मैं और छोटा केक बना के इनको दे देती हूँ। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने बेक करना चाहा, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। जब उसने एक और केक बनाया और उसने सोचा मैं पहले से जो भी केक है उनसे छोटा केक बना के इनको दे देती हूँ। और ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो बहुत ही ग्रीडी और सेल्फिश थी, वो अपनी चीजों को शेयर नहीं करना चाहती थी। तो उसने सोचा कि ये केक की बजाय मैं एक स्मॉल केक बना के दे देती हूँ। तो उसने क्या किया? बेक करने के लिए केक को रखा, लेकिन जब वो बेकिंग हो रहा था केक, तो उसने उसकी तरफ देखा तो उसको फील हुआ कि केक तो बहुत ही बड़ा है। केक वॉज टू बिग टू बी गिवन टू समवन। केक बहुत बड़ा है किसी को देने के हिसाब से। Therefore she needed another. अब यहाँ पे उसने सोचा ये तो बड़ा केक बन गया, चलो मैं एक और केक बना देती हूँ, स्टिल ए स्मॉलर वन, और उससे भी छोटा बनाऊंगी। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब उसने डो बनाया, जो फ्लोर था उसका आटा गूंद के जब डो बनाया, तो और बेक करने के लिए रखा, तो उसको लगा रही तो पहले जितना बड़ा ही बन गया। क्योंकि जो वुमेन थी वो बहुत नाइजर थी, बहुत ग्रीडी सेल्फिश थी। उसने कहा अरे इतने बड़े बड़े केक मैं नहीं दूंगी, तो मैं एक छोटा केक बनाती हूँ। तो उसने पहली बार केक बनाया, वो भी उसको बड़ा लगा। फिर उसने एक और स्मॉलर केक बनाया, लेकिन उसने फिर फील किया कि अरे ये तो पहले जितना ही बड़ा बन गया। अब वो भी केक नहीं देना चाहती थी। तो यहाँ पे स्टिल स्मॉलर में एस साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट इज एलिट्रेशन। अब उसने क्या किया? देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। अब उसने एक छोटा सा अमाउंट लिया, छोटा सा पीस लिया डो का, जो आटा उसने गूंदा था उसका छोटी सी लोई ली, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बिल्कुल गोल गोल करके चपटा करती गई एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इतना पतला कर लिया जैसे कोई वेफर होता है, बिल्कुल पतली लेयर बना दी। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी उसको देने को तैयार नहीं थी। तो आपने देखा कि वुमन कितनी ग्रीडी थी, कितनी सेल्फिश थी और अनकाइंड थी, बिल्कुल जनरस नहीं थी। उसने तीसरी बार भी एक छोटा सा डो का पीस लेके उसको रोल किया और उसको इतना थिन कर दिया जैसे वेफर हो, और उसको बेक कर दिया। लेकिन वो इतनी ग्रीडी थी कि जो इतना छोटा सा उसने वेफर जैसा केक बनाया था वो भी सेंट पीटर को नहीं दिया। तो यहाँ पे टुक टाइनी मिट्टी साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट इज एलिट्रेशन। और रोल्ड साउंड, यहाँ पे ये रोल्ड साउंड को 2 बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे भी एम्फेसिस देने के लिए रिपीटेशन किया है कि उसने बहुत ज्यादा उसको रोल कर करके पतला कर दिया। और बेक्ड इज थिन एज अ वेफर, यहाँ जो एज वर्ड आया है वो फिर कंपैरिजन करने के लिए कि केक को कितना पतला कर दिया जितना कि वेफर है। तो केक इज कंपेयर टू ए वेफर, केक को वेफर से कंपेयर कर दिया। इतना पतला करने के बाद भी उसने सेंट पीटर को नहीं दिया।
क्यों नहीं दिया, उसने उसके पीछे क्या लॉजिक दिया? For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. उसने क्या कहा कि मेरे केक्स जब मैं खुद खाती हूँ तब तो बहुत छोटे लगते हैं, and yet too large to give away. लेकिन जब किसी और को देने की बात आती है तो कितने बड़े दिखते हैं. So she put them on the shelf. तो इसलिए मैं किसी को नहीं देती हूँ. तो उसने सारे केक को शेल्फ में रख दिए, अपने स्टोर में रख दिए और सारे केक को जमा के रख दिए. तो एक बहुत ही बेकार से एक रीजन दिया, उसने लॉजिक दिया अपनी ग्रीड को शांत करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कि वो कितनी लालची थी, सेल्फिश थी. लेकिन वो क्या रीजन दे रही है कि जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे तो छोटे केक लगते हैं, स्मॉल लगते हैं, लेकिन जब किसी और को देने की बात आती है तो मुझे बहुत बड़े बड़े लगते हैं. और वो खुद ही अपने लिए रखना चाहती थी सब कुछ. तो उसने अपने शेल्फ में वो सारे केक रख दिए जो कि किचन में शेल्फ बनी हुई थी, और वो कुछ भी नहीं देना चाहती थी, कोई एक केक भी सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी. तो वो कितनी ज्यादा ग्रेडी थी. यहाँ सीम और स्मॉल में एस साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. अब यहाँ पे जो सेंट पीटर थे वो गुस्से में आ गए क्योंकि इतने सारे केक्स बना लिए, एक भी दिया भी नहीं. और एक तरीके से कितनी सेल्फिश थी वो लेडी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंग्री भी थे और फेंट थे. वो बहुत ज्यादा भूखे थे, उन्होंने दिन भर से कुछ खाया नहीं था, वो बहुत वीक फील कर रहे थे. और जो लेडी थी वो इतनी ग्रीडी थी कि उसने कुछ भी नहीं दिया. तो सेंट पीटर अब बहुत गुस्से में आ गए. एंड श्योरली सच ए वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट. इस तरीके की जो लेडी होती है, यानी कि इस तरीके की जो ग्रीडी सेल्फिश वुमेन थी, वो काफी थी उनको गुस्सा दिलाने के लिए. प्रोवोक करना एक तरीके से उनका गुस्सा को जगाना, कॉज टू गेट एंग्री. तो यहाँ सेंट पीटर बहुत गुस्से में हो गए क्योंकि वो हंग्री थे, वीक थे, लेकिन सेल्फिश वुमेन ने बिल्कुल भी नहीं दिया उनको, कुछ भी नहीं दिया, इवन स्मॉल केक भी नहीं दिया. तो ये जो बिहेवियर था उसका बहुत ही सेल्फिश बिहेवियर था, उसकी वजह से वो गुस्सा हो गए. उसने गुस्सा दिला दिया सेंट पीटर को. अब सेंट पीटर ने क्या किया गुस्से में आके? एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश. उन्होंने क्या कहा कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो. टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें इंसान के रूप में रहने का कोई हक नहीं है. यानी सेंट पीटर ने यहाँ पे वुमेन को एक शाप दिया और कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम डिजर्व नहीं करती कि तुम इंसान के रूप में रहो, क्योंकि तुम्हें गॉड ने सब कुछ दिया है. फूड भी मिला है खाने के लिए, शेल्टर मिला है रहने के लिए, और फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें गर्म रहने के लिए फायर भी मिला है. लेकिन तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुमने जितने भी चीजें गॉड ने दी है वो खुद के लिए रख ली है, यानी किसी और को कुछ भी नहीं देना चाहती हो तुम. तो शी डिडंट वांट टू शेयर देम विद एनीबॉडी, यानी तुम कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती हो, और ऐसे इंसानों को इंसान के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है. यहाँ पे ड्वेल का मीनिंग टू लिव. तो यहाँ पे देखिए फूड मिला है, शेल्टर मिला है और फायर भी मिला है, लेकिन फिर भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है, और जो गॉड ने ब्लेसिंग दी है उसको भी सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती. तो यहाँ पे जो सेंट पीटर थे वो बहुत गुस्से में हो गए. उन्होंने क्या कहा? नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. अब उन्होंने यहाँ पे शाप दे दिया, उसको कर्स कर दिया और कहा कि अब तुम भी बर्ड्स की तरह रहोगी, घर बना के, जैसे बर्ड्स नेस्ट बनाती है वैसे तुम भी बनाओगी. एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत थोड़ा सा खाना मिलेगा, और वो भी बहुत मेहनत के बाद. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. यहाँ पे सेंट पीटर ने गुस्से में आके उसको क्या शाप दे दिया कि तुम एक बर्ड बन जाओगी. और ये बर्ड क्यों बनोगी तुम? क्योंकि तुम इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो. गॉड ने तुम्हें इंसान बनाया है, लेकिन तुम्हें इंसान वाली क्वालिटीज नहीं है. तुम भी बर्ड बनोगी, तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा, तुम भी ट्री पे अपना घर बना के, नेस्ट बना के रहोगी, और खाना भी कैसे मिलेगा? बहुत मेहनत करके, दिन भर मेहनत करने के बाद उस लकड़ी में छेद करके और थोड़ा थोड़ा ढूंढ ढूंढ के तुम्हें दिन भर मेहनत करने के बाद खाना मिलेगा. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो यहाँ बोरिंग का मीनिंग होता है कि किसी टूल या किसी चीज से खोदना या किसी चीज में छेद करना. तो आप समझ गए कि कौन सी वाली बर्ड बनने का उन्होंने शाप दिया? कटफोड़वा. कटफोड़वा क्या करता है? जो ट्री होती है उसका ट्रंक होता है, लकड़ी का जो हार्ड ट्रंक होता है, उसमें छेद कर करके उसमें से इंसेक्ट्स ढूंढता है और बहुत मुश्किल से उसको खाना मिलता है. तो यहाँ गुस्से में आके उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तुम अब बर्ड बन जाओगी, और वो भी ऐसी बर्ड जिसको बड़ी मुश्किल से खोद खोद के खाना ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ पे बी साउंड रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भी बी साउंड रिपीट हो रहा है. बोरिंग वर्ड को रिपीट क्यों किया गया आप समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत सारे छेद करने के बाद उसको खाना मिलेगा. देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनीज. अब ये बनने के बाद जो लेडी थी वो कुछ भी नहीं बोल पाई. वो जो लेडी थी वो अब कुछ भी नहीं बोल पाई. नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपेकर एंड शी वाज ए चेंज टू ए वर्ड. अब वो कटफोड़वा बन गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? वुडपेकर. वुडपेकर कौन बर्ड होता है? मैंने अभी बताया, जो कि ट्रंक में छेद करता करता ढूंढता है अपने फूड को.
तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई। सेंट पीटर ने जब कर्स किया तो जब उसको शाप दिया तो वो कुछ नहीं बोल पाई और उसी टाइम वो बर्ड बन गई और कहां से निकल गई? चिमनी में से, या जो कॉटेज थी उसकी चिमनी में से वो बाहर वुड पेकर बन के उड़ गई। तो ये गुस्सा दिलाने की वजह से सेंट पीटर ने उसको कर्स किया। She had a scarlet cap on her head. उसके सिर पे एक कैप थी रेड कलर की। तो अभी भी रेड कलर की कैप होती है वुड पेकर के सिर पे, तो वो उसको चेंज नहीं किया गया, उसको सेम रखा गया सेंट में। और लेकिन जो उसके सारे कपड़े थे वो जल गए, उसको बर्न हो गए और वो ब्लैक कलर के बन गए। जलने के बाद कोल में वो ब्लैक कलर के बन गए। तो जो वुड पेकर होता है उसके सिर पे रेड कैप होती है और जो उसके क्लॉथ्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो जब वुमेन बर्ड में चेंज हो गई तो उसके जो रेड कलर की कैप थी वो तो उसके सिर पे रही, लेकिन जो सारे कपड़े थे वो बाकी के वो जल गए और ब्लैक कलर के हो गए। तो यहाँ पे सिमिल यूज किया है, क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कोल। तो ये एज वर्ड जो है वो सिमिल है, यानी जो कपड़े थे वो कलर कैसा हो गया? कोयले जैसा काला हो गया। And every country schoolboy has seen bar in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो स्टोरी थी ये जो रूरल एरियाज में, जो कंट्री के आसपास के एरियाज में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे या फॉरेस्ट में देखते हैं बर्ड्स को, उनको उनके एल्डर्स बताते हैं कि ये जो वुडपेकर है ये पहले एक लेडी थी, लेकिन वो लेडी कैसी थी? बहुत ही सेल्फिश थी, ग्रीडी थी, और इसीलिए सेंट पीटर ने उसको शाप दे दिया और उसको बर्ड में बदल दिया। और ये एक तरीके से मॉरल लेसन बन गया बच्चों के लिए कि हमें भी कभी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि बड़े लोग अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाते हैं और उनको स्टोरी का मैसेज भी देते हैं। तो लेट्स सी द थीम ऑफ द पोएम या व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करती है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं तो हमें बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे अफेक्शन, लव, फेलो फीलिंग, सिंपैथी, जेनरसिटी एंड सेंस ऑफ शेयरिंग। गॉड ने अगर हमें इतना कुछ दिया है, हमें ह्यूमन लाइफ दी है, तो हमें नेगेटिव चीजों को छोड़ना चाहिए, जैसे सेल्फिशनेस, ग्रीड, क्रूरटी, ये सब अगर हम रखते हैं तो उसको बाद में पनिशमेंट मिलता ही है। तो यहाँ पे पोएम इसी थीम पर है कि जो ग्रीड होता है या जो सेल्फिशनेस होती है वो बहुत ही बड़ा सिन है, बहुत बड़ा गुनाह है। और ग्रीडी और सेल्फिश पीपल जो होते हैं वो जो गॉड की दी हुई ब्लेसिंग्स होती है वो या ह्यूमन लाइफ को जो ब्लेसिंग्स मिलती है उसको डिजर्व नहीं करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, काइंडनेस, फेलो फीलिंग, सिंपैथी और जेनरसिटी, ये सब होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि जो लिटिल वुमेन होती है वो कितनी ग्रीडी होती है, सेल्फिश होती है कि इवन इतना स्मॉलेस्ट जो केक होता है वो भी एक हंग्री सेंट पीटर के साथ वो नहीं शेयर करती है और बाद में उसको पनिशमेंट मिलता है। अगर ओल्ड वुमेन उस टाइम काइंडनेस शो करती और अपना जो केक था उसके सेंट पीटर के साथ शेयर करती, उसको भूखे थे उनकी हेल्प करती, तो उसको कितनी सारी ब्लेसिंग मिलती, गॉड भी उसके साथ खुश हो जाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमें भी इंसान होने के नाते सबकी हेल्प करनी चाहिए। किसी की हेल्प करने से हम पुअर नहीं हो जाते हैं, और ये जब हम किसी की हेल्प करते हैं, काइंडनेस शो करते हैं, चाहे वो इंसान हो, एनिमल हो, सबके साथ काइंडनेस शो करते हैं, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, तो गॉड भी हमारे से खुश हो जाते हैं और हमारी ब्लेसिंग्स को बढ़ा देते हैं। तो आई होप कि आपने भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सीखा होगा और आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। टेक केयर। Please like, subscribe and share.